दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कविता चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। कवि परिचय ले लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब थोड़ी सी भूमिका कविता के बारे में। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। अब बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। ये पहला स्टेंजा है। कवि कहते हैं कि चंद्र गहना नामक गांव घूमने गए हुए हैं। वहां से वापस आते समय रास्ते में हरे भरे खेत मिलते हैं, जिसकी सुंदरता को आत्मसात करने के लिए कवि खेतों के बीच बने मेड़ पर बैठ जाते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने चंद्र गहना नामक सुंदर गांव घूम लिया है, अब इन खेतों की सुंदरता निहार रहा हूँ। कवि ने चने के पौधे का सुंदर मानवीकरण किया है। कवि चने के पौधे का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि एक बीते का ठिंगना चना मानो अपने शीश पर सुंदर पगड़ी बांध विवाह के लिए तैयार हो रहा है। अब दूसरा स्टेंजा। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। कवि कहते हैं कि चने के पौधे के समीप ही अलसी का पौधा है, जो अपने माथे पर नीले नीले फूल को धारण करती है, मानो वह चने रूपी दूल्हे की होने वाली दुल्हन हो। कवि अलसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो अलसी एक व्रत धारण कर बैठी है कि जो इस फूल को छुएगा, जो उसके माथे पर है, उस प्रियतम पर वह अपना हृदय लुटा देगी। बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की ओर। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग चंचल हिल रहा है।
कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। खेतों में भी मुझे ब्याह मंडप नजर आ रहा है। इन्हीं सब के बीच सरसों की तो बात ही न पूछो। कवि कहते हैं कि ये सरसों भी मानो अब सयानी हो गई है। इसके पीले पीले फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हाथ पीले कर वह ब्याह मंडप में पधारी है। कवि कहते हैं कि ये नज़ारे देखकर फागुन भी फाग गाता हुआ आ गया हो जैसे। कवि की सुंदर कल्पना में वो खेत नहीं, मानो ब्याह का मंडप है जहाँ पर सभी सज धज कर पधारे हुए हैं। अब चौथा स्टैंजा। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। इन पंक्तियों में कवि ने गांव की सुंदरता व शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी की तुलना की है। कवि कहते हैं कि शहर की जिंदगी से दूर ये गांव प्रेम से भरा है। यहाँ हरियाली है, जबकि शहरों में कंक्रीट के जंगल हैं। कवि आगे वर्णन करते हैं कि उनके समीप ही एक छोटा पोखरा है, यानी तालाब है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। तालाब के नीले जल में भूरी भूरी घास उगी है, जो पानी के लहरों के साथ लहरा रही है। अब पांचवा स्टैंजा। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पोखरे में सूर्य की किरणें पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पानी में बीचों बीच चांदी का खंभा खड़ा है, जिसकी चमक से आंखें चकाचौंध हो रही हैं। पोखरे के किनारे कई पत्थर पड़े हैं जो मानो पानी पी रहे हैं। ऐसा लगता है ये पत्थर सदियों से प्यासे हैं, पता नहीं कब इनकी प्यास बुझेगी। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से। कवि कहते हैं कि वहीं समीप बगुला अपना भोजन यानी मछली के इंतजार में चुपचाप खड़ा है। मछली के सामने आते ही उसका ध्यान भंग हो जाता है और उन्हें तुरंत पकड़कर खा लेता है। वहीं एक काले रंग की चिड़िया तालाब पर ऊपर से ही नजर रख रही है, और जैसे ही उसे कोई मछली नजर आती है तुरंत अपना सिर पानी में डुबाकर मछली पकड़ लेती है और दूर उड़ जाती है। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि यहीं से थोड़ी ऊंची जमीन है जहां से ट्रेन की पटरी बिछी है, पर अभी ट्रेन का वक्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, अभी जाना नहीं है, अभी इस सुंदर नज़ारे को हृदय में समेटना है। ये है इस कविता का 8वां और अंतिम स्टैंजा। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टेटे टेटे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि 8वें स्टैंजा में बता रहे हैं कि
यहाँ से कुछ दूरी पर चित्रकूट की अनगढ़ पहाड़ियाँ दूर तक फैली हैं। वहाँ की भूमि ज़्यादा उपजाऊ प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वहाँ केवल कुछ कांटेदार पेड़ उगे हैं। ऐसे में तोते का मीठा स्वर कानों में रस भर दे रहा है। सुग्गे यानी तोते की आवाज़ इस सूने वन स्थली में जान फूंकता है। इसी बीच सारस का स्वर भी सुनाई पड़ता है। कवि कहते हैं कि मन करता है मैं भी इसके स्वर में स्वर मिलाऊं और इनके साथ दूर गगन में उड़ जाऊं। सारस के साथ उड़कर मैं वहाँ चला जाऊं जहाँ इनके सच्चे प्रेमी जोड़े रहते हैं। वहाँ जाकर उनकी प्रेम कहानी चुपके चुपके सुन लूं। ऐसा माना जाता है कि सारस हमेशा अपने जोड़े के साथ जीवन जीते हैं। अगर उनमें से एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा उसके दुख में प्राण त्याग देता है। ये इनका गुण सच्चे प्रेम का परिचायक है। तो दोस्तों, कविता का भावार्थ यहीं पर पूरा हुआ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।